ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 6 बजे का हो रहा है वक्त। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मॉनसून की दस्तक देने के साथ ही भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। अलग अलग राज्य यानी कि केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गोवा और महाराष्ट्र के कई हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश से हाल बेहाल है। मुंबई में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है, तो वहीं पुणे और नासिक में भी बारिश की वजह से लोगों की काफी मुसीबत बढ़ गई। उधर पहाड़ी राज्यों की बात करें, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की वजह से मुसीबतें लोगों की बढ़ती जा रही है। और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर भारी बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत की जानकारी है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये 6 तस्वीरें अलग अलग इलाकों की आप देख रहे हैं। नासिक, मुंबई, पुणे की तस्वीरें आपके सामने, साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बारिश से लोगों का जनजीवन इस वक्त मुसीबत में है। मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। जगह जगह पानी भर गया है, सड़कें लबालब हो गई हैं, तालाब में तब्दील हो गई हैं। जेजे फ्लाईओवर के पास जलभराव होने से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। हर बार जब भी मुंबई में बारिश होती है, जो सिलसिला देखने को मिलता है वो ये कि कई रोड यहाँ पर पानी से लबालब भर जाते हैं और लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी होती है। और वैसा ही कुछ नजारा इस वक्त आप देख रहे हैं। मुंबई में भारी बारिश हुई और जल भराव हो गया है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी की अब हम बात करें तो यहाँ पर भी भारी बारिश की वजह से नदी में अचानक से उफान आ गया, जिससे नदी के दूसरे किनारे पर फंसे 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया। तब की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आपदा प्रबंधन टीम ने रस्सी बांधी और रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया गया। इन 4 लोगों को सुरक्षित इस मझधार से बाहर निकाला गया। ये बीच में लोग फंस गए थे क्योंकि अचानक से नदी में उफान आया और दूसरी तरफ ये लोग फंस गए थे। और आइए आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के पुणे से एक और तस्वीर आई है सामने, जहां पर भारी बारिश की वजह से पुणे की सड़कों का भी कैसे हाल बेहाल है वो आप देख रहे हैं। शहर के कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जलभराव के बीच से गुजरते समय गाड़ियों के चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन ऐसे ही रह सकते हैं। अचानक से बारिश और इस वजह से रास्तों पर ये जलभराव। पुणे में भारी बारिश में इनोवा कार कैसे बह गई वो आप देख रहे हैं। पुणे सोलापुर हाईवे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इनोवा कार बह गई। पिछले 4 दिनों से पुणे के दौंड तालुका में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पुणे सोलापुर हाईवे पर भी पानी भर गया। ये पुणे सोलापुर हाईवे है, जहां पर पूरी की पूरी जो इनोवा कार है वो डूबी हुई नजर आ रही है और ये तेज बहाव के साथ पानी में बह गई। तिनके की तरह ये इनोवा कार बहती हुई आपको नजर आ रही है। इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि सड़क नहीं, ये नदी नजर आ रही है। और पुणे की बात करें तो पिछले 4 दिन से भारी बारिश का दौर जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुणे में भारी बारिश की वजह से नदी में कैसे उफान आ गया और फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों को रेस्क्यू किस प्रकार से किया वो तस्वीरें। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया, लोग फंस गए थे और यहाँ पर पानी के बहने की गति बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिसकी वजह से लोगों को रेस्क्यू किया गया। यहाँ पर लगातार जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो अलग अलग इलाकों में पहुँच रही हैं। पिछले 4 से 5 दिन से पुणे में जो हालात हैं वो ऐसे ही बने हुए हैं और आने वाले दिन और भारी हो सकते हैं। ऐसे में एहतियात बरतने की अपील लगातार की जा रही है। फायर ब्रिगेड की भी टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसी ही स्थितियां बनी हुई हैं। तो महाराष्ट्र में मौसम जो बदला है उसके बाद कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। वाशिम में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के निचले इलाकों में भी जलभराव की स्थितियां हैं। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं अपने काम के लिए, उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों की दुकानों और घरों के अंदर पानी भर गया है, जिसकी वजह से उनका सामान खराब हो रहा है, लाखों का नुकसान भी हो रहा है। दुकानों के अंदर भी पानी भर जा रहा है। ये तस्वीरें आप वाशिम की देख रहे हैं। जीवन थम सा भी गया है। ये तस्वीरें जहां पर लोगों को मुसीबतों का सामना बारिश की वजह से करना पड़ रहा है। अब महाराष्ट्र की बारामती की आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं महाराष्ट्र के बारामती की, जहां पर बारिश की वजह से 2 इमारतें खाली करा दी गई हैं। भारी बारिश की वजह से इमारतों में दरार पड़ गई। एहतियात के तौर पर बिल्डिंग को खाली कराया गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए ये कदम लगातार उठाए जा रहे हैं।
और अब आपको दिखाते हैं नासिक की तस्वीरें, जहां पर मूसलाधार बारिश और आंधी की वजह से बस स्टैंड का क्या हाल है वो आप देखिए। एक हिस्सा बस स्टैंड का वो धराशायी हो गया, गिर गया। बस स्टैंड में खड़ी कई बसों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि कोई यात्री इसकी चपेट में नहीं आया, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। लेकिन 4 दिन पहले ही जो मानसून ने दस्तक दी है, उसके बाद से ये स्थितियां बनी हुई हैं। और आइए अब महाराष्ट्र के बाद बात करते हैं तमिलनाडु की, क्योंकि यहाँ पर भी कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है और ऊटी में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिल रही है। तेज हवाओं के साथ आई जो बारिश है, उसकी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई, लेकिन कई लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं, क्योंकि कई जगहों पर तेज आंधी और तूफान की वजह से पेड़ उखड़े हैं, पोल उखड़े हैं, उनके घरों को नुकसान पहुंचा है, दीवारें धराशायी हुई हैं। ऐसे में उसकी चपेट में आने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की तस्वीरें, 2 लोगों की मौत की जानकारी। श्रद्धालु वेलियानगिरी जा रहे थे, तभी अचानक आई बारिश में फंस जाने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। लगातार यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि आप अपने मौसम को देखते हुए आसपास के इलाकों में ही फिलहाल यात्रा करें और एहतियातन तमाम जो कदम हैं वो लोगों से भी उठाने की अपील की जा रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक में दस्तक दे चुका है और मौसम विभाग ने तटीय क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिण कन्नड़ जिले में समुद्र में उथल पुथल और तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ जो ऊंची ऊंची लहरें हैं वो समुद्र में नजर आ रही हैं और जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर खास तौर से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन लहरों से बचने के लिए सलाह दी जा रही है। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक ऑटो के ऊपर आपको पेड़ गिरा नजर आएगा। कई सड़कों पर हालात बद से बदतर हो गए हैं, जहां पर जो ट्रैफिक है वो थमसा गया है। धीरे धीरे करके गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। लोग सुबह सुबह जब अपने काम पर निकल रहे हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग इलाके जहां पर जल भराव हो गया है। और अब अगली तस्वीर आप देखिए, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में भारी बारिश के कारण कृष्णा नदी उफान पर है और लबालब ये नदी भरी हुई है। आप तस्वीरें देखिए, कर्नाटक के बेलगावी में भी कृष्णा नदी उफान मारकर बह रही है। नदी पर बने पुल के डूबने का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है, खतरे के निशान के बेहद करीब। और ये कई नदियां इस वक्त खतरे के निशान को पार करती हुई भी दिख रही हैं। पूरे पुल तक देखिए ये पानी आ गया है। ऐसे में पुल के क्षतिग्रस्त होने का भी खतरा अब मंडरा रहा है। इस पुल पर लोगों से ना जाने की ही अपील की जा रही है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से पुल डूब सकता है, अब ये खतरा है। पहाड़ी राज्यों की भी बात कर लें तो यहाँ उत्तराखंड की नैनीताल की तस्वीरें आप देखिए। गोल नदी में अचानक से पानी आ गया, उफान पर आ गई नदी और इस वजह से यहाँ पर खनन गाड़ियां फंस गई। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से गोला नदी में अचानक से पानी का जो तेज प्रवाह है वो देखने को मिला और बीच में ही जो खनन वाली गाड़ी है वो फंसी हुई नजर आई। यहाँ वहाँ चीख पुकार भी मची हुई है। अचानक से गोला नदी का पानी उफान पर आ गया और जहां रास्ता मिला नदी को, वहां से यह पानी बहता हुआ दिख रहा है तेज गति के साथ। तो नैनीताल की ये तस्वीरें आपके सामने, जो जमीनी राज्य हैं, जो पहाड़ी राज्य हैं, सभी जगह स्थिति एक जैसी नजर आ रही है। और अब आप देखिए हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें, जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई हैं इस पानी में और पानी के साथ मलबा भी पहाड़ियों से बहता हुआ दिखता है, क्योंकि पहाड़ी राज्य है तो यहाँ पर स्थितियां और भी ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी हुई है, ये हिमाचल की तस्वीरें आपके सामने, सभी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। भारी बारिश की वजह से पार्किंग स्थल में अचानक से पानी भर गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एहतियात सभी से बरतने की अपील की जा रही है। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक स्थितियां एक जैसी दिख रही हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज से 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी गुजरात जा रहे हैं, जहां पर उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला गुजरात दौरा है। पीएम मोदी के स्वागत में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिलेगी। तो वहीं पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान कई विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। एक और खास बात यह है कि आज ही के दिन यानी कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी पीएम बने थे और इसी खास दिन को चुना गया है। यही खास दिन है जब प्रधानमंत्री का आज गुजरात दौरा होने जा रहा है और कई विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात दौरे का पूरा शेड्यूल आपके सामने।
वडोदरा एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत सुबह 9:30 बजे होगा। सुबह 10 बजे वडोदरा में ही वो रोड शो करेंगे और सुबह 11:15 पर दाहोद में लोकोमोटिव संयंत्र का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। इस गुजरात दौरे में कई विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। भुज और अहमदाबाद भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, जहां पर रोड शो करेंगे। आज ही के दिन प्रधानमंत्री यानी कि 26 मई को ही वो प्रधानमंत्री बने थे, तो ये दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि किसी भी तीसरे पक्ष का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के आग्रह पर ही सीज फायर किया गया। ऑपरेशन सिंदूर को पीएम मोदी ने सेना का शौर्य बताया। उधर विवादित बयान देकर पार्टी की किरकिरी करा रहे बीजेपी नेताओं को नसीहत भी दी गई है। पीएम ने नेताओं को अपनी वाणी पर संयम रखने को कहा। बैठक में सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की गई और जातिगत जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर भी बैठक में प्रस्ताव पास हुआ। बैठक में सेना और पीएम की प्रशंसा भी की गई। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की ये बेहद जरूरी मीटिंग हुई। बैठक में जाति जनगणना पर भी प्रस्ताव जो है वो पास हुआ है और इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ। तो बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बैठक में हुए फैसलों की जानकारी को साझा किया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां कहा कि ये सेना का शौर्य है, वहीं उन्होंने इस बात का भी बल दिया कि भारत को हमें तीव्र गति से विकसित भी बनाना है, सशक्त रखना है, सामर्थ्यवान बनाना है और इसके साथ साथ हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां कहा कि ये सेना का शौर्य है, वहीं उन्होंने इस बात का भी बल दिया कि भारत को हमें तीव्र गति से विकसित भी बनाना है, सशक्त रखना है, सामर्थ्यवान बनाना है और इसके साथ साथ हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरएसएस के मुखपत्र को दिए इंटरव्यू में संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि सुरक्षा के मामले में हमें किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा समाज की भी जिम्मेदारी है। मोहन भागवत ने हिंदू समाज को एकजुट और मजबूत बनने को कहा है। मोहन भागवत ने कहा कि अगर भारत का हिंदू समाज मजबूत होता है तो अपने आप ही दुनिया भर में हिंदुओं को ताकत मिलेगी। यह इंटरव्यू करीब 2 महीने पहले हुआ था, जिसे कल प्रकाशित किया गया। तो क्या कुछ कहा है मोहन भागवत ने इस इंटरव्यू में, वो आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकल्प नहीं होने पर दुष्ट पर बल का इस्तेमाल, सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश होनी चाहिए। शांतिपूर्ण, स्वस्थ और सशक्त जीवन जीना बेहद जरूरी। हिंदू समाज को मजबूत होना होगा। ये मोहन भागवत के इंटरव्यू की बड़ी बातें। हिंदू मजबूत होगा तभी दुनिया में ताकत मिलेगी। हिंदू नहीं मानने वाले कभी हिंदू ही थे, ये भी मोहन भागवत ने कहा। हिंदू समाज को मजबूत करने का फिलहाल जो काम है वो चल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। बांग्लादेश के हिंदुओं का समर्थन अभूतपूर्व था। बांग्लादेश के हिंदू अब कहते हैं हम भागेंगे नहीं। तो ये तमाम जो बातें हैं वो मोहन भागवत ने अपने इंटरव्यू में कही थी। 2 महीने पहले का ये इंटरव्यू है जो कि कल प्रकाशित किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा को पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद आज हिसार कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज बहुत ज्यादा जरूरी दिन होने वाला है क्योंकि हिसार पुलिस ज्योति की रिमांड बढ़ाने की मांग कोर्ट से कर सकती है। पुलिस को अब तक 9 दिन की रिमांड मिल चुकी है। कोर्ट में पुलिस क्या दलीलें देगी, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। जो भी दलील होगी उसके अनुसार ही रिमांड मिलेगी। तो वहीं ज्योति को लेकर हुआ एक और बड़ा खुलासा। ज्योति पाकिस्तान की फेमस यूट्यूबर जीशान हुसैन के साथ लगातार संपर्क में रहती थी, कनेक्टेड रहती थी, ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि रिमांड अगर आज मिलती है तो उसके बाद और खुलासे होने की उम्मीद है, लेकिन कोर्ट के अंदर क्या दलील रखती है पुलिस, इस पर रहेगी नजर। वहीं अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि DIA ने 2025 में वैश्विक खतरों को लेकर अपनी ये खुफिया जानकारी जो रिपोर्ट के माध्यम से दी गई है, अमेरिकी सीनेट में पेश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है क्योंकि उसे अपने अस्तित्व का खतरा अब नजर आ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि
हालांकि भारत चीन को ही अपना दुश्मन मानता है और पाकिस्तान को सुरक्षा के लिहाज से महज सहायक खतरा मानता है। और रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया के तहत देश की सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटे हैं ताकि चीन को काउंटर कर वैश्विक नेतृत्व दिया जा सके। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में ये बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासा ये कि पाकिस्तान अपना जो परमाणु हथियारों का जखीरा है वो बढ़ा रहा है। तेज प्रताप यादव के इजहार इश्क से बिहार की सियासत गर्म होती नजर आ रही है और उसको लेकर लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव का बयान भी अब सामने आ गया है। राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव ने बड़ा दावा किया। उनके अनुसार ये पूरा मामला साजिश है जिसमें लालू राबड़ी देवी के साथ साथ तेजस्वी भी फंसेंगे। जेडीयू ने सवाल किया कि जब ऐश्वर्या के साथ बदसलूकी हुई तब लालू का जमीर क्यों नहीं जागा, तो वहीं पप्पू यादव ने इसे निजी मामला बताया है। तो इस मामले में पूरा लालू परिवार फंसेगा, ये सुभाष यादव का कहना है। जेडीयू ने भी लालू प्रसाद यादव पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जो तेज प्रताप यादव के पहली पत्नी थी उनके साथ जब अत्याचार हुआ तो फिर लालू यादव का जमीर क्यों नहीं जागा, ये भी सवाल उठाते हुए अब विपक्ष जो विरोध के लोग हैं वो अब नजर आ रहे हैं। जेडीयू ने भी लालू प्रसाद यादव पर ये सवाल खड़े किए हैं। तेज प्रताप पर एक्शन को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। जेडीयू की तरफ से लगातार आरजेडी पर निशाना साधा जा रहा है। और आप इस वक्त मुझे ड्रोन के कैमरे से देख रहे हैं। ड्रोन जो अब वैसे दुनिया में कोई अजूबा नहीं रहा। शादी ब्याह से लेकर खेतों में दवाओं के छिड़काव तक, क्राउड मैनेजमेंट से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था तक, हर जगह आपको ड्रोन दिखाई देगा। लेकिन हाल ही के दिनों में हिंदुस्तान के आसमान में सबसे ज्यादा ड्रोन तब नजर आए जब पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक की नाकाम कोशिश की। आज ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा में कहानी उसी ड्रोन की, कहानी उसी ड्रोन से। पाकिस्तान ने ड्रोन से किया और हिंदुस्तान ने इन बंदूकों और लॉन्चर से जवाब दिया। लेकिन सिस्टम ने कैसे ड्रोन वॉर में जीत दिलाई, आज मॉडर्न वॉर के इस नए खतरे के हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। ड्रोन मतलब आसमान से जमीन पर आंख, जो इस वक्त इस वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने 7 मई की रात भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत की थी। उसके पास एक ही हथियार था, वो था ड्रोन, वो भी चीन और तुर्की से मांगे गए ड्रोन, जिसके जरिए उसने भारत के कई राज्यों में सैन्य ठिकानों और नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। लेकिन यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने यह कोशिश नाकाम कर दी। L-70, ZU-23 गन और शिल्का सिस्टम की बदौलत सभी ड्रोन निष्क्रिय कर दिए गए। इस हार से बौखलाए पाकिस्तान ने पवित्र स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की। हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। हालांकि पाकिस्तान को यहां भी मुंह की खानी पड़ी। सेना चौकस थी। हमारे बहादुर और सतर्क जवानों की वजह से पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम कर दी गई। स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ रहे ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। लेकिन ड्रोन हवा में नष्ट कैसे किए गए, ये जानते हैं सेना की जुबानी। Very nice that the head Granthi of the Golden Temple allowed us to deploy our guns, and it is possibly for the first time in maybe many years where they switched off the Golden Temple lights for the first time, so that we could see the drone coming.
लेकिन सवाल ये है, जो पाकिस्तान अपने फाइटर जेट और मिसाइल की हेकड़ी दिखाता है, उसने ड्रोन का इस्तेमाल ही क्यों किया, मिसाइल क्यों नहीं? ये सवाल सबके मन में है। ड्रोन अब युद्ध का सबसे घातक और सबसे सटीक हथियार बनता जा रहा है। ये रडार से बचकर कम ऊंचाई पर उड़कर और अचानक से हमला करने में पूरी तरह सक्षम है। ड्रोन से हमला करना सस्ता होता है और ये बहुत तेजी से अपने दुश्मनों पर अटैक कर सकता है। पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए 400 से 500 की संख्या में एक साथ ड्रोन भेजे थे। ड्रोन में छोटे बम, रॉकेट, ग्रेनेड और कभी-कभी केमिकल या फायरबॉल जैसे विस्फोटक लगाए जाते हैं। पाकिस्तान ने सशस्त्र ड्रोन का इस्तेमाल किया जिनमें विस्फोटक और मिसाइल लगे थे। हालांकि हर सस्ती चीज कामयाब हो ये जरूरी नहीं। कायर पाकिस्तान के मामले में यही हुआ, उसे मुंह की खानी पड़ी। जो पाकिस्तान ने 600 ड्रोन्स हिंदुस्तान की तरफ दागे थे, उनको एंटी एयरक्राफ्ट गन यानी कि L-70 गन से और उनको ZU-23 गन से और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग से और फिर एंटी ड्रोन नेट से स्मॉल और मीडियम रेंज में तबाह कर दिया गया। नाउ दिस वाज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटेड एयर डिफेंस। 9 मई को तुर्की के यह ड्रोन और चीन के ड्रोन बाइटार TB2 और क्वाडकॉप्टर से पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की। श्रीनगर, जम्मू, फिरोजपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज को निशाना बनाया। सैन्य रडार और हवाई अड्डे भी टारगेट पर थे। 26 जगहों पर हुए हमलों को भारतीय सेना ने निष्क्रिय किया। एयर डिफेंस ने उनकी एक नहीं चलने दी। आखिर इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को कैसे नाकाम किया, वो आपको दिखाते हैं। पहले देखिए ड्रोन को हवा में ही जाम कैसे किया गया। पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन को भारतीय सेना ने वज्र शॉट के माध्यम से जैम भी कर दिया था। ये भारतीय सेना का वज्र शॉट है और इसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक तरीके से कहा जा सकता है। जैम कर देता है ड्रोन को 2 किलोमीटर की दूरी पर। जैसे ही हम जामिंग ऑन करते हैं तो उसका RC से जो कनेक्शन है, रिमोट कंट्रोलर से जो कनेक्शन है, वो लूज हो जाता है। और यहाँ पे GPS जामिंग का बटन है। तो GPS जामिंग में क्या है, ड्रोन को अपनी ओन लोकेशन नहीं है, उसकी GPS सैटेलाइट 0 हो जाएंगी। जैसे ही GPS लॉस्ट हुआ तो उसको पता ही नहीं उसकी होम लोकेशन है क्या, तो फिर वो वापस नहीं जा सकता। तो वो ड्रोन जब तक उसकी बैटरी होगी उसके बाद वो वहीं पे गिर जाएगा। भटिंडा में ऐसा एक ड्रोन बरामद भी हुआ, लेकिन हमारे शूरवीरों ने न सिर्फ ड्रोन को जाम किया बल्कि जगह जगह उसे निशाना बनाकर हवा में तबाह कर दिया। इन सब के पीछे है हिंदुस्तान का अपना आकाश तीर सिस्टम। यहाँ पर ये आकाश तीर का कंट्रोल रूम है। एक ये ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हमने पाकिस्तान को न सिर्फ सबक सिखाया बल्कि उनके हर हमले को नाकाम कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि रियल टाइम में सही समय पर जो लाइव चीजें होती हैं सीमा पर, LOC पर, उनकी निगरानी यहां से रखी जाती है कि किस तरफ, किस दिशा में, कहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमला करने का प्रयास किया जा रहा है और रियल टाइम उसे जानकारी इसी कंट्रोल रूम से दी जाती है। एयरफोर्स की रडार्स, आर्मी की रडार्स उनके साथ इंटीग्रेटेड है। देख पा रहे हैं कि क्या क्या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहे हैं। उनको एक कोलैबोरेशन करता है उन पिक्चर्स का और वो पिक्चर इनके पास आता है। इस प्रकार भेजते हैं कि जो भी होस्टाइल ऑब्जेक्ट हमारे वेपन के पास लोकेटेड हैं, उस वाले वेपन को हम बोल देंगे कि ये आपकी तरफ आ रहा है, आप इसको एंगेज कीजिए। फिर जो हमारा जवान गन पे, वेपन सिस्टम पे या मिसाइल सिस्टम पे बैठा होगा, वो इफेक्टिवली उस एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को, होस्टाइल जो है, उसको एंगेज कर देगा और उसको शॉट डाउन कर देगा, जो कि हम बखूबी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कर पाए। आकाश तीर ही हवा में टारगेट को डिटेक्ट करता है। उसके बाद बारी आती है हथियार की। देखिए किन हथियारों से पाकिस्तान के ड्रोन हवा में गुब्बारे की तरह फूटे। यह है भारत की इग्ला मिसाइल और इसका नाम सुनते ही पाकिस्तान की सेना कांप जा रही है, क्योंकि जितने भी ड्रोन हमले किए गए अधिकतर हमलों को इसने नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे भी एनिमी के एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न हुए, हमारे जो फाइटर्स मिसाइल के साथ तैनात थे उन्हें अर्ली वार्निंग मिली और जैसे ही एयरक्राफ्ट इस मिसाइल की रेंज में आया, इन्होंने मिसाइल से एयरक्राफ्ट को लॉक ऑन किया। जो भी ड्रोन्स आए उनको लॉक ऑन किया और उन्हें शूट डाउन किया। कंधे पे है मिसाइल, साइड खुली हुई है, बस ले करना है। अर्ली वार्निंग वहाँ से आई, आकाश तीर से आई जाती है सर, उसी डिग्री में, उसी एंगल में देखना है, जो मिला सामने लॉक ऑन करके लॉन्च करना है सर।
जैसे ही हमारे फायरर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये अपने कैमोनेट या अपने जो भी बंकर से बाहर आते हैं और उस डायरेक्शन में टारगेट को सर्च करने लगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में 600 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन को भारत ने नष्ट किया। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय शहरों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन भेजे थे। भारतीय सेना ने 1000 से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात की थी। 750 से अधिक शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सैम सिस्टम लगाए गए। 8-9 मई की रात पाकिस्तान ने तुर्की के बने ड्रोन भेजे। इन ड्रोन्स में विस्फोटक, ग्रेनेड और किसी किसी में कैमरा या निगरानी उपकरण लगे थे। इनका मकसद भारतीय सैन्य ठिकानों, सप्लाई काफिलों और संवेदनशील इलाकों पर हमला करना या फिर जानकारी जुटाना था। तुर्की ने पाकिस्तान को न सिर्फ ड्रोन दिए बल्कि अपने सैन्य ऑपरेटर भी भेजे और पाकिस्तानी सेना को ट्रेनिंग दी। एलओसी पर इस हमले को नाकाम करने में आकाश तीर सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट की बड़ी भूमिका रही। एलओसी पर 100 ऐसे आकाश तीर सिस्टम लगा दिए गए जिन्हें संजय नाम दिया गया। संवाददाता नीरज राजपूत एलओसी पर पहुंचे शूरवीरों की कहानी जानने कि कैसे ड्रोन तबाह किए गए और संजय नाम का क्या मतलब है। महाभारत के युद्ध में संजय जिस तरह से रणभूमि का, बैटलफील्ड का पूरी जानकारी महाराज धृतराष्ट्र को देता था, ठीक उसी तरह से जो भारतीय सेना का जो आकाश तीर सिस्टम है वो भी पूरी जानकारी जो है वो सेना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को यानी कमांडर्स को देता है। इस वक्त हम भारतीय सेना की एक एडी यूनिट में है जहां पर आकाश तीर सिस्टम को प्लेस किया गया है। पूरे बॉर्डर्स पर लगा दिया गया है इन आकाश तीर सिस्टम को, ताकि पाकिस्तान की तरफ से आने वाले किसी भी तरह के ड्रोन्स हों या दूसरे एयरक्राफ्ट हों, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए। ये बोफोर्स की एंटी एयरक्राफ्ट गन L-70 विंटेज ये गन है और इसने ही सारे ड्रोन्स जो थे मार गिराए। ये भारतीय सेना की जो एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, उसका ही हिस्सा है ये। लेकिन ये जब ये आई थी, भारत ने ली थी, स्वीडन से ली थी, ये बोफोर्स गन ली थी, तब इनका जो इस्तेमाल था वो जब दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट यानी कि लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर कोई आता था, उन सब के लिए ली गई थी। लेकिन अब क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स जो है उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इनको जो आत्मनिर्भर भारत है और जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बन रही है, उसके तहत इन गन्स को जो है अपग्रेड किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने इसको अपग्रेड किया और इनको क्या किया, इनको एंटी ड्रोन यानी काउंटर ड्रोन सिस्टम में तब्दील कर दिया। दक्षिण एशिया में पहली बार बड़े पैमाने का ड्रोन युद्ध हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल हुआ हो। 1995 में DRDO ने निशांत नाम का एक ड्रोन तैयार किया जो 1999 में करगिल युद्ध के दौरान निगरानी के लिए इस्तेमाल हुआ। ड्रोन का इतिहास सालों या दशकों नहीं बल्कि सदियों पुराना है। 1935 में ब्रिटेन ने DH वो 20 साल बाद और भयानक रूप ले चुका है। आज के दौर में ड्रोन युद्ध की सबसे डेंजरस तस्वीर रूस यूक्रेन और इजरायल हमास युद्ध से सामने आई। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में ड्रोन की एंट्री ने तो युद्ध की तस्वीर ही बदल दी। ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए कैसे कारगर साबित होने लगा है, इसकी बानगी दुनिया ने 10 साल पहले देखी थी। 2015 में पेरिस अटैक के मास्टरमाइंड जिहादी जॉन को मारने के कर दिया। गुजरते वक्त के साथ ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रह गया है। अगर ये युद्ध में शामिल हो जाए तो पूरी तस्वीर बदल कर रख देता है।
हालांकि पाकिस्तान से भेजे गए ड्रोन तो भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाए, लेकिन भारत के ड्रोन पावर ने पाकिस्तान को उसकी औकात जरूर याद दिला दी। हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आई। जवाब में हिंदुस्तान ने जो ड्रोन मारे उसकी धमक लाहौर से लेकर कराची तक सुनाई दी। ये है इजराइल से भारत को मिले हारोप और हार्पी ड्रोन, जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर उसकी रीढ़ तोड़ दी। इन दोनों ड्रोन की मदद से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर कहर बरपाया। चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो, हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। हारोप एक हमलावर ड्रोन है। ये दुश्मन के इलाके में मंडरा सकता है और कमांड मिलने पर हमला कर सकता है। ये ड्रोन अपने आप भी काम कर सकता है, इसे रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इसे कोई टारगेट नहीं मिलता तो वापस बेस पर लौट आता है। हारोप ड्रोन की रेंज 1000 किलोमीटर है। ये 6 घंटे तक हवा में मंडरा सकता है। वजन 135 किलोग्राम और अधिकतम स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ड्रोन लॉइटरिंग एम्यूनिशन कहलाता है, यानी कि ये टारगेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये अपने आप होके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के जरिए टारगेट को चूज करता है। फिर ये फिदाइन की तरह इसका जो एक्सप्लोसिव है वो जैसे ही ये इम्पैक्ट करता है वो एक्सप्लोड हो जाता है। ये भी खत्म और टारगेट भी खत्म। हारोप के साथ साथ हार्पी ड्रोन का टेरर भी पाकिस्तान में दिखाई दिया। हार्पी ड्रोन की मदद से भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। हार्पी ड्रोन रडार सिस्टम पर अटैक करने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें एक शक्तिशाली बम लगा होता है जो दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है। हार्पी ड्रोन में एंटी रेडिएशन सीकर लगा होता है। ये अपने आप ही दुश्मन के रडार को खोजकर उस पर हमला कर सकता है। ये ड्रोन 9 घंटे तक हवा में रहकर दुश्मन के इलाके में घुसपैठ कर सकता है। दिन हो या रात, किसी भी मौसम में काम कर सकता है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम काम ना कर रहा हो तब भी ये हमला कर सकता है। जिस ड्रोन से हमले की जुर्रत पाकिस्तान ने की वो तो तबाह हो गए। बदले में हिंदुस्तान ने जो ड्रोन अटैक किए उससे एक बार फिर यह साबित हो गया कि युद्ध की हर कला में भारत को महारत हासिल है। जमीन हो या फिर आसमान या फिर नीला समंदर ही क्यों ना हो, हर मोर्चे पर अपने दुश्मन को सबक सिखाने का मादा हिंदुस्तान रखता है। और पाकिस्तान को पटकनी देकर एक बार फिर पूरी दुनिया को भारत ने यह दिखा दिया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। कुछ दिन पहले ही भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का एहसास पूरी दुनिया को कराया। आतंकवाद का फन कुचलने की भारत की इच्छा शक्ति देख आपको भी गर्व होगा। अब भारत की आर्थिक शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। दशकों तक भारत को कमजोर मानने वाले देश भारत की ग्रोथ गाथा अब सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। हमारा पड़ोसी पाई पाई को मोहताज है तो हम विकसित भारत की दिशा में तेजी के साथ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं कि आखिर कैसे, तो जवाब IMF के उन ताजा आंकड़ों को देखकर मिल जाएगा जिसके अनुसार हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हैं। आप पूछ सकते हैं कि इसका भारत पर आखिर क्या असर होगा, तो जवाब आंकड़ों के विश्लेषण में छिपा हुआ है। देश के दुश्मन हो या फिर दुनिया के बाजारों की प्रतिस्पर्धा, इन सब से बेपरवाह हम विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हैं। फिलहाल हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, अभी तो बस ये शुरुआत है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।